तो अयोध्या नगरी जहां पर 8 राज्यों के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मौजूद हैं, जो कि लगातार एक के बाद एक कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज रामलला के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ एक प्रेजेंटेशन के जरिए ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस गति के साथ, किस प्रक्रिया के तहत राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिछले 1 साल से राम मंदिर निर्माण ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमाया हुआ है और ऐसे में हर कोई पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर आ रही है, मत्था टेक रही है और ऐसे में अपने एजेंडे को आगे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक धार्मिक कार्यक्रम करती हुई और आज एक बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ी तस्वीर के साथ देती हुई योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, नेता ये कहते हुए कि देखिए धार्मिक स्थलों को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और अभी तक ये पूरी तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिमट कर रहती थी, लेकिन अब इस तस्वीर को बड़े स्तर पर पहुंचाना है, यानी कि अलग अलग राज्यों तक पहुंचाना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। क्योंकि जब भी अयोध्या का जिक्र होता है तो उस राम जन्मभूमि आंदोलन का जिक्र करना लाजमी है, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे सफर की शुरुआत की थी और आपने देखा था कि किस तरीके से मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए ज्यादा राज्यों में अपनी सरकार बनाई, एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। और ऐसे में अब जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं तो जातीय समीकरणों से ज्यादा धार्मिक समीकरणों को साधने में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और ये आस्था का महापर्व, जिसकी शुरुआत न केवल अब से हुई है, बहुत साल पहले से ही लगातार बीजेपी का फोकस इसी पर रहा है कि किस तरीके से धार्मिक तौर पर लोगों से जुड़ा जाए और लोगों की सहूलियत को समझते हुए किस तरीके से तमाम मंदिरों को, तमाम मठों को संरक्षित करते हुए विकास की गाथा को आगे बढ़ाया जाए। और इसी की गाथा को अलग अलग राज्यों में पेश करना है। और ऐसे में आज जब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हुई सरयू नदी घाट से, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। फिर उसके बाद हनुमानगढ़ी ये पूरा का पूरा मुख्यमंत्री का जो रैला है वहां पर पहुंचा। और इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि अपनी पत्नी के साथ वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से स्वरूप अयोध्या का बदलता हुआ नजर आ रहा है, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे साफ जाहिर है कि अब लोगों का विश्वास इस लिहाज से भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि न केवल योजनाएं बल्कि धार्मिक स्थलों का भी विकास हो रहा है। हमारे सहयोगी अमित ने भी बातचीत की है मुख्यमंत्रियों से, क्या कुछ कहा गया हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद, सुनिए जरा। कैसा रहा दर्शन सर? बहुत बढ़िया रहा दर्शन, मन प्रसन्न हुआ। मुझे लगता है यहाँ आने के बाद यानी बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। मुझे लगता है मैं आदित्यनाथ योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, इसी तरह से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे? अभी इसके बाद में रामलला का दर्शन होगा, अयोध्या में जाके रामलला का दर्शन। कैसी रही सर सरयू नदी की? बहुत आरती बहुत अच्छी रही, मन प्रसन्न रहा। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। पहले काशी और उसके बाद अयोध्या पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छा दर्शन हो गया, बहुत अच्छा दर्शन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और इसके बाद आप जाएंगे रामलला के दर्शन? रामलला का दर्शन होगा और फिर वापस पहले काशी फिर अयोध्या। सनातन का जय हो। बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी पहुंचे अयोध्या। आज क्या खास है आज के दिन? देखिए, मैं तो अयोध्या पहली बार आया हूँ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से अयोध्या की गौरवशाली परंपरा को, हमारा जो सांस्कृतिक अवधारणा है उसको जिस प्रकार से वैश्विक फलक पर उन्होंने गौरवशाली किया है, ये पूरा देश आज उनके प्रति कृतज्ञ है। और इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबों के आदर्श हैं, पूरे राष्ट्र के आदर्श हैं, पूरे विश्व के आदर्श हैं। इसलिए आकर हम सब यहाँ काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरवशाली। लोग कतराते थे अयोध्या आने में, नेता कतराते थे अयोध्या आने में? नहीं, अपने जो अयोध्या आने से कतराएंगे इसका मतलब है कि वो भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा रही है उससे वो कतराते हैं।
तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ की भव्यता, यहाँ की दिव्यता की वो तस्वीर लेकर अपने अपने राज्यों में पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे सीधे तौर पर उनका लाभ हो और लोगों में एक बार फिर से विश्वास पैदा करने की कोशिश की जाए कि देखिए हर स्टेट में जब भी बीजेपी की सरकार बनती है तो इसी तरीके से काम किया जाता है। कुछ तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि आज ये पूरा का पूरा संगम जो कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का रहा, किस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज सबसे पहले सरयू नदी घाट पर ये तमाम मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री पहुंचे। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे अपनी पत्नी के साथ, जिनका स्वागत भव्य तौर पर किया गया। उसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। महंत राजूदास ने उनका स्वागत किया, उनको सम्मानित किया और उसके बाद अब रामलला के दर्शन किए जाएंगे, क्योंकि मान्यता ये है कि हनुमानगढ़ी में जाकर भगवान हनुमान से इजाजत ली जाती है रामलला के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मान्यता ये है कि जब रावण का वध कर लंका में जीत हासिल की थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, तब जब वो लौटे थे तो उनके साथ हनुमान जी भी मौजूद थे, लेकिन हनुमान यहीं पर रुक गए थे और यहीं पर रह के, जहां पर मंदिर मौजूद है यहीं पर रह के रामकूट की रक्षा किया करते हैं। और ऐसे में इसी मंदिर में भगवान हनुमान एक सेवक के तौर पर नहीं, एक राजा के तौर पर रहते हैं। ऐसे में इजाजत लेने के बाद अब सीधे तौर पर कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी, भव्य तस्वीरें भी निकलकर सामने आएगी, जब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री दर्शन करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब भी आप देखिए, जब भी अयोध्या का जिक्र होता है तो अपने आप में ही वो लंबा चौड़ा इतिहास हम सभी के सामने आ जाता है, वो दिव्यता, वो भव्यता की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है, जिसको लेकर ये साफ कहा जा सकता है कि अयोध्या जो कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। और ऐसे में चुनाव के मद्देनजर अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति इस लिहाज से भी खास हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में तो हमेशा से रहा अयोध्या, लेकिन अयोध्या से बहुत लोग बचते हुए नजर आए, ये सोचते हुए कि अगर नाम ले लिया जाएगा या मत्था टेक लिया जाएगा तो हो सकता है दूसरे तबके के लोग नाराज हो जाए। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है वो इस तरीके से पलटती हुई नजर आ रही है कि हर किसी की अब कोशिश हो चुकी है कि यहाँ पर जाया जाए, चुनावी बिसात बिछाई जाए। और बहुत सी पार्टियों ने चुनाव के मद्देनजर यहाँ से चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई इस पॉलिटिकल एंगल का फायदा उन्हें होता हुआ दिखाई देता है या फिर इसी तरीके से समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं। सहयोगी अमित मेरे साथ लगातार मौजूद है। अमित, जरा अपडेट दीजिए, क्योंकि हलचल देखिए इस रूट पर तेज होती हुई नजर आ रही है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्रियों का ये पूरा का पूरा जमावड़ा पहुंचेगा दर्शन करने के लिए, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा वहां पहुंचेगा, लेकिन बताएं कि जिस तरीके से बीते 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के सबसे पहले काशी से जो तस्वीरें आई, काशी कॉरिडोर से, उसके बाद जिस तरीके से DLW से तस्वीरें आई, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं का, आज जिस तरीके से अयोध्या से तस्वीरें आ रही है, इससे पहले चर्चाओं में था बीजेपी के प्रमुख, माफी चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का रथ यात्रा, जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही थी, जिस तरीके से बीते दिनों प्रधानमंत्री ने अपने मन से लाल टोपी कहकर अखिलेश यादव पर हमला किया, समाजवादी पार्टी पर हमला किया। तो एक तरीके से चंद महीनों बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो जाहिर तौर पे ये एक सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है 2024 का। चंद महीनों बाद 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में जिस तरीके का बीजेपी कार्यक्रम करी, और एक खास बात है कि बीजेपी इस तरीके का कार्यक्रम केवल चुनाव के वक्त ही नहीं करते, पूरे 5 साल जो उनका विकास प्रोजेक्ट होता है, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, उन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को वो जनता के बीच में ले जाने की कोशिश करते हैं किसी भी माध्यम से। और जिस तरीके से अयोध्या का फैसला आया या अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो उस वक्त भी कई बार ऐसे मौके आए जिसमें बीजेपी विपक्षी पार्टियों पर राम मंदिर को लेकर लगातार हमलावर थी, लगातार वो हमला कर रही थी राजनीतिक रूप से। और जब एक बार राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया तो जाहिर तौर पर इसको भव्यता दिव्यता दिखाने के लिए यहाँ पर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे। काशी पहले गए थे, काशी से सीधे यहाँ पर पहुंचे हैं और इनके जो अगवानी कर रहे थे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और जिस तरीके से अगवानी की गई, देखिए काशी में भी काशी कॉरिडोर का जब लोकार्पण हुआ तो कोई उत्सव नहीं था, लेकिन उस कार्यक्रम को उत्सव के तौर पर बदल दिया गया था, जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को। और ठीक आज भी ये उत्सव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना लाभदायक होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। क्या वाकई ऐसे आयोजन वोटों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे, इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं, सुनवा देते हैं कि जब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का साफ तौर पे कहना है कि अगर किसी के मन में राम नहीं है तो फिर उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, रामलला के दर्शन नहीं करने चाहिए। हिमंत बिस्वा शर्मा हमारे साथ हैं।
दादा, सवाल ये बनता है कि अयोध्या आने से लोग कतराते थे और आज इतने नेता एक साथ, 8 मुख्यमंत्री, 3 उप मुख्यमंत्री। देखिए, अयोध्या आने में लोग कभी भी नहीं कतरता था। अयोध्या तो राम का जन्मभूमि है, लोगों को आना चाहिए और ज़्यादा आना चाहिए। काशी, दिव्य काशी या भव्य अयोध्या? हाँ, मेरा लगता है कि ये शुरुआत है और हमें बहुत दूर रास्ता जाना है। बहुत से नेता दिखे हैं दादा जो पहले नहीं आते थे कभी अयोध्या, लेकिन अब अयोध्या का रुख कर रहे हैं, वो भी। देखिए, जो मन में भक्ति है उनको आना चाहिए, लेकिन जिसका मन में बाबर है उनको आना नहीं चाहिए। आप पहले भी अयोध्या आए हैं, आज क्या अंतर, क्या भावना में? देखिए, अभी जो अयोध्या है और यहाँ में आने से आपको ऐसा लगेगा कि भारत का एक नया उत्थान हुआ है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव सपत्नी आए हैं अयोध्या। दादा, आप पहले भी आए हैं, क्या अंतर देख रहे हैं, आज का दिन क्या खास? देखिए, बहुत अंतर है। मैंने आपको बोला, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो सांस्कृतिक विरासत, उसका डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो यूपी में दिखता है। ये मूल बात है। एक सवाल आपसे, आप पहले आई हैं? नहीं, प्रथम है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहले भी बहुत बार अयोध्या आए हुए हैं, आज क्या खास? रामलला के दर्शन, मंदिर निर्माण के साथ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सपत्नी आए हैं अयोध्या। दादा, आज सरयू जी के दर्शन किए, आगे क्या कार्यक्रम? मन बहुत प्रसन्न हुआ, सरयू जी का दर्शन किया। अभी आगे रामलला जी का दर्शन करेंगे और बाद में गोवा प्रयास। आप पहले भी आए हैं, क्या अंतर देख रहे मैं हैं? पहली बार यहाँ पे आया हूँ, लेकिन पहले तो मैंने प्रैक्टिकली देखा नहीं था, बाकी सब कुछ जो सुना था उससे मुझे लगता है ढेर सारी डेवलपमेंट यूपी में, अयोध्या में, सरयू पे, यहाँ पे सभी जगह पे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदित्यनाथ योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत नेता पहले आने से कतराते थे, लेकिन अब सब आने लगे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हमेशा के लिए यहाँ आते रहे हैं, तो डेफिनेटली हमेशा के लिए दूसरे दलों के नेता, हाँ, दूसरे दलों के नेता तो अभी आने लगे हैं, उनको लग रहा है कि अभी आने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे बहुत पहले से यहाँ हमेशा के लिए आते रहते हैं। आपकी पत्नी भी आई है, आपके लिए ये कैसा अनुभव है? बहुत अद्भुत अनुभव था। अमित का एक बार फिर से रुक लेते हैं। देखिए अमित, भारतीय जनता पार्टी आज की तस्वीर को सामान्य तौर पर देख रही है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, ना तो चुनाव के वक्त हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री दौरा करते हैं, हमारी ये आस्था का केंद्र है और यही जुड़ाव जो कि जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब जब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है, विपक्षी पार्टियों के प्रमुख यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो क्या बदलाव आपको दिखता है? देखिए, बीजेपी जब भी चुनावों में जाती है या जब चुनावों में उनके नेता संबोधन करते हैं, तो वो हर समय अगर जनता से अगर वोट मांगते हैं तो राम राज्य की बात करके वो वोट मांगते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के शासित 8 प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं और डिप्टी सीएम जो हैं, वो आज रामलला के दरबार में पहुंचे, वहां पर उन्होंने मत्था टेका। उससे रामलला के दरबार में पहुंचने से पहले वो हनुमानगढ़ी पहुंचे और हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की, और उससे पहले सरयू नदी के किनारे आरती की है। जिस तरीके से भव्यता की तस्वीर, दिव्यता की तस्वीर हमने काशी में देखा था गंगा आरती के दौरान, ठीक वैसी ही तस्वीर आज दोपहर के वक्त में सरयू नदी के आरती के दौरान हमने वैसी तस्वीरें देखी हैं। तो जाहिर तौर पे जो बीजेपी के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कह रहे हैं कि वो अपनी बातों वो इस तरीके का जो आज उत्सव उन्होंने मनाया है, ये चुनाव के दौरान नहीं करते। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव है, और जाहिर तौर पे जिस तरीके से काशी में बीजेपी ने काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया, और उसके बाद जिस तरीके से गंगा आरती हुई, और उसके बाद ये यहाँ पर अयोध्या में सभी मुख्यमंत्री आए, और आज अयोध्या में एक तरीके से त्यौहार मनाया जा रहा है, एक तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है। जिस होटल में वो रुके हैं सभी मुख्यमंत्री पंसिल, वहाँ पर लोकगीत वगैरह हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में आए थे काशी, और वहाँ से पहली बार चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि जो पौराणिक चीजें हैं,
जो धर्म है उससे बचाते हुए उसको आगे लेकर जाना है और उसे एक बार फिर से जनता के सामने पेश करने की कोशिश है। लेकिन आज ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है, जिसकी हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, इस कार्यक्रम की शुरुआत देखिए सरयू नदी तट से हुई है, जहां पर 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, 3 डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे, पूजा अर्चना वहां पर की गई और उसके बाद फिर हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां पर महंत राजू दास ने उनका स्वागत किया, उन्हें सम्मानित किया और फिर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंचे तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब कुछ ही देर में भगवान राम के दर्शन किए जाएंगे, दरबार में पहुंचा जाएगा, मत्था टेका जाएगा और इसके साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण के कार्यों के बारे में भी जानकारी लेते हुए नजर आएंगे, अवलोकन करेंगे। क्योंकि जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर पहुंचे थे तो प्रेजेंटेशन वहां पर दी गई थी, बताया गया था कि क्या कुछ एजेंडा है, किस तरीके से विकास गति जो है इस मंदिर निर्माण की आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक वैसे ही एक बार फिर से 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, 3 डिप्टी सीएम को बताया जाएगा और उसके बारे में जो जानकारी वो जुटाएंगे उसके बाद वो अपने अपने राज्यों में जाकर लोगों को भी अवगत करवाएंगे। पूजा करने के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने बातचीत की है। अलग अलग मुख्यमंत्रियों का क्या कुछ कहना था हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद, सुनिए। वो सरयू जी है जिसके बारे में भगवान राम ने कहा था, जन्मभूमि मम परम सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। और आज इसी अयोध्या में, इसी सरयू नदी में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री, 3 उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आपको यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सभी नेता सपत्नी आए हैं और राम नामी ओढ़ करके इस समय आरती सरयू जी की वो हो रही है, सरयू जी के जल से आचमन करके। और उसके बाद ये सभी नेता हनुमानगढ़ी की तरफ जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और ये अयोध्या, काशी के बाद अयोध्या, काशी में जो नया काशी कॉरिडोर बना है उसके उद्घाटन में आए सभी नेता वो अयोध्या आए हैं। और अभी फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप न्यूज़ 18 के स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर ये सभी नेता, जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो मौजूद हैं, सपत्नी, वो पत्नी के साथ सरयू जी की आरती कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और गुजरात के मुख्यमंत्री बिप्लब देव, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री सपत्नी आए हैं, पेमा खांडू आए हैं, एन बीरेन सिंह आए हैं, साथ ही साथ 3 उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं जो सरयू जी का इस समय आरती कर रहे हैं और उसके बाद इनके जल से आचमन करके रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज दिन की शुरुआत हुई इन तमाम मुख्यमंत्रियों की, क्योंकि इससे पहले 2 दिन पहले भव्य राशि दिव्य काशी के आयोजन में शामिल होने के बाद अब राम की नगरी का उन्होंने रुख किया है और यह आस्था का महाकुंभ इसे आप कहेंगे, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और एक बड़ी तस्वीर विश्व स्तर के तौर पर पेश की गई है। और ऐसे में अब कोशिश यही है कि अयोध्या का विकास भी हर लिहाज से हो, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की बात हो या फिर अयोध्या धाम को लेकर तमाम तरह की परियोजनाओं की शुरुआत करने की बात हो। क्योंकि आपने देखा कि अगले साल जनवरी महीने की शुरुआत में ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, एक बड़ी सौगात अयोध्या की जनता को देने वाले हैं। और जो भी जमीन अधिग्रहण का काम है, ये रजिस्ट्री का काम है, वो लगभग पूरा हो चुका है और टारगेट यही रखा गया है कि 2023 में जब पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा राम मंदिर निर्माण का, उसी के साथ एयरपोर्ट का भी पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। और कोशिश यही है कि 2023 में ही हल्के हल्के विमानों की उड़ान शुरू कर दी जाए और 2025 में पूरा का पूरा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाए। तो कोशिश यही है कि चारों तरफ से अयोध्या को इस तरीके से पेश किया जाए जो कि एक विकास के मॉडल पर सामने रखा जाए। अयोध्या जो कि हमेशा से ही हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए सियासत का केंद्र रहा है, लेकिन कोशिश बीजेपी की तरफ से यही रही है कि किसी भी लिहाज से अयोध्या का विकास राजनीति के पेच में फंसकर ना रह जाए। अयोध्या का असल में विकास हो और जमीनी तौर पर जो भी तस्वीर निकलकर सामने आती है
है उसे पूरे देश के सामने पेश किया जाए। अयोध्या जो कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है, इसका अपने आप में ही एक बड़ा महत्व है और आज के दौरे की हर एक तस्वीर आपके सामने। और यूपी के बरेली में एक फ्लाईओवर चुनाव का मुद्दा बनता जा रहा है। राज्य सरकार ने बरेली के मुख्य बाजार में फ्लाईओवर बनाने का ऐलान किया, लेकिन वहां के कारोबारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इसके लिए कारोबारियों ने शहर में जगह जगह बैनर लगा दिए जिन पर लिखा हुआ है, पुल बनाओगे तो वोट नहीं पाओगे। व्यापारियों का कहना है कि फ्लाईओवर बनने से उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। कारोबारियों का विरोध अब झेलने को यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी के बरेली में एक फ्लाईओवर चुनाव का मुद्दा लगातार बनता जा रहा है। राज्य सरकार ने बरेली के मुख्य बाजार में फ्लाईओवर बनाने का ऐलान किया था, जिसका कारोबारी अब विरोध कर रहे हैं। बरेली में इस तरीके के आप बैनर देख सकते हैं कि जगह जगह पर मार्केट में, जो ये बरेली की मेन मार्केट है, और इस तरीके के बैनर जहां पर लिखा है कि पुल बनाओगे तो वोट नहीं पाओगे, क्योंकि बिल्कुल चुनाव नजदीक है। और ऐसे बैनर क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि जगहों पर, तमाम जगहों पर आपने देखा और सुना होगा कि पुल और सड़क बनाने की मांग को लेकर लोग धरने पर बैठते हैं और चुनावी मुद्दा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर चुनावी मुद्दा बिल्कुल उसके उलट है। सरकार पुल बनाना चाहती है, लेकिन व्यापारी वर्ग, वो जो दुकानदार हैं, वो पुल बनवाने को लेकर ये कह रहे हैं कि पुल नहीं बनना चाहिए। ये बताइए कि सरकार जब पुल बनाना चाहती है तो उसमें किस बात को लेकर विरोध? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। हमने उन्हें बहुत बार ये कहा कि आप बनाइए, लेकिन अंडरपास बनाइए। पुल बनाने से यहाँ पे इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराना कंजस्टेड मार्केट है, उनकी दुकानें टूटी जाएंगी, व्यापारियों को हर तरीके से उत्पीड़न होगा, वो परेशानी में रहेंगे, जाम लगेगा, पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। तो हम वो 3-4 साल या 3 साल जो भी पुल का टाइम लगेगा, और उसके बाद भी हम व्यापारी और हमारे साथ जुड़े हुए हजारों कर्मचारी, वो सब रोजी रोटी को मोहताज हो जाएंगे। 11 महीने पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया ट्रैफिक पुलिस को और कहा कि ई रिक्शा 4 व्हीलर बिल्कुल बंद कर दिया जाए यहाँ से, जिससे जाम की स्थिति बिल्कुल भी नहीं हो, जाम ही नहीं लगेगा। ई रिक्शा भी लगभग 100 से ज़्यादा रोज़ाना यहाँ सड़कों पे खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जाम लगता है। 4 व्हीलर आ रहे हैं, लगातार जाम लग रहा है। इसलिए सबसे पहले तो ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो, ये सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पास ही में लगभग 1 किलोमीटर दूर पर एक पुल बन चुका है, जिससे सारे लोग उधर से निकलते हैं। मेन बाज़ार जहाँ झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, जो मशहूर बाज़ार है, जो बरेली का दिल है, वहाँ पुल बनाने का मतलब ये है कि उस व्यापार को ख़त्म करना। व्यापारी सब परेशान है, लगभग 3 साल से विरोध जारी चल रहा है, लगातार चल रहा है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर यही शुरू हो जाती है। अब चुनाव नज़दीक है तो वोट को लेकर आप लोगों ने लिखा है कि अगर पुल बना दोगे तो वोट नहीं पाओगे। ये सारे व्यापारियों और सारे कर्मचारियों की मीटिंग हुई है, उसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कानपुर में मेट्रो के पहले फेज की शुरुआत होने जा रही है और पहले फेज की मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर पहुंचेंगे। लेकिन मेट्रो के उद्घाटन से पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री के उद्घाटन के ठीक पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता गोविंद मिश्रा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश के हैं, उद्घाटन कर सकते हैं, लेकिन इसकी आधारशिला पिछली सरकार ने रखी थी। उन्होंने कहा कि राज्य में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय कानपुर वासियों के लिए ये सौगात मिली थी। उन्होंने बीजेपी पर सिर्फ हरी झंडी दिखाने और फीता काटने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी के जहां तक पहुंचने की बात है, प्रधानमंत्री जी ही एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध नेता हैं जो सब जगह पहुंच रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा और चाहे अब वो विकास के कार्य रहे हो। कोरोना काल को भी उन्होंने जो है अवसर बनाकर विकास में कहीं कोई कमी नहीं की। अब वो मेट्रो का यहाँ पर लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। कानपुर वासी हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो आपको बता दें कि 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कानपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो पहले फेज के लिए कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इसी के साथ अब जबरदस्त सियासत भी इस पर देखने को मिल रही है, जहां पर प्रगतिशील समाजवादी की पार्टी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि इसकी आधारशिला पहले ही उनकी ओर से रख दी गई थी। अब प्रधानमंत्री केवल आकर यहां पर फीता काटेंगे।
कानपुर मेट्रो के डिपो में खड़ा हूं, जहां पर प्रधानमंत्री 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो को लोकार्पण करेंगे। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए, जहां पर कानपुर मेट्रो के लिए जो मेट्रो ट्रेन है वो खड़ी है। इस मेट्रो ट्रेन से प्रधानमंत्री सफ़र कर सकते हैं और इसके लिए तैयारियां शुरू हैं। और साथ ही साथ ये कानपुर मेट्रो के 9 किलोमीटर के कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। यानी पहले फेज में कानपुर मेट्रो 9 किलोमीटर तक चलेगी, जिसमें 9 स्टेशन होंगे। IIT पवई से लेकर मोती झील तक ये स्टेशन होंगे, जिसमें 9 मंत्री नरेंद्र मोदी खुद 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे और इसके लिए तैयारियां जोर शोर पे चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर डिपो के पास पूरी तैयारियां की गई, चाहे वो मैटिंग हो, कोटिंग हो, वो सारी चीज़ें कर दी गई हैं और मेट्रो को भी पूरी तरीके से साफ सुथरा किया जा रहा है, क्योंकि 3 मेट्रो ट्रेन अप और 3 मेट्रो ट्रेन डाउन, यानी 6 मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। इस पूरे रूट पर 9 किलोमीटर के रेंज में 6 मेट्रो ट्रेन चलेंगी। हर ट्रैफिक एक कानपुर की बड़ी समस्या रहा है और चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री कहीं न कहीं कानपुर के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और ट्रैफिक से निजात देने के लिए प्रधानमंत्री खुद कानपुर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के वो कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो पंजाब से सामने आ रही है। क्रिकेटर हरभजन सिंह कांग्रेस में जा सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक फोटो ट्वीट की है जिसमें वो हरभजन के साथ दिख रहे हैं। इस फोटो के सामने आने के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि हरभजन जल्द ही कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। तो एक फोटो शेयर की गई है नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा, जिसमें पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह शामिल हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। इस फोटो में सामने आने के बाद अब अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि जल्द ही हरभजन अब कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। इस वक्त अटकलों का बाजार गर्म है क्योंकि एक फोटो पोस्ट की गई है, ट्वीट की गई है खुद सिद्धू द्वारा, जिसमें वो भज्जी के साथ दिख रहे हैं, हरभजन सिंह के साथ दिख रहे हैं और लगातार अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो उनके साथ हो सकता है कांग्रेस में जल्द ही शामिल हो जाएं। और पंकज कपाही हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, अटकलों का बाजार गर्म है, क्या वाकई शामिल हो रहे हैं हरभजन सिंह? कांग्रेस पार्टी का हाथ कब थाम रहे हैं? देखिए, अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये मुलाकात नवजोत सिंह सिद्धू और हरभजन सिंह के बीच में काफी अहम है। चंडीगढ़ में ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के मायने यही निकाले जा रहे हैं कि जिस तरह से जो कैप्शन भी नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से दिया गया है कि कांग्रेस का हाथ जो है वो हरभजन सिंह थाम सकते हैं। हालांकि अभी तक हरभजन सिंह की तरफ से इस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कहा गया। हरभजन सिंह को लेकर बीजेपी की भी नजरें जो हैं वो हरभजन सिंह पर टिकी हुई हैं, लेकिन क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के पुराने दोस्त हैं हरभजन सिंह, दोनों क्रिकेटर रहे हैं अपने अपने जमाने में, और ऐसे में ये मुलाकात कई मायनों में अहम जो है वो मानी जा रही है। जी बिल्कुल, काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सिद्धू द्वारा ट्वीट की गई है, ये फोटो, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि हरभजन सिंह के साथ उनके कंधे में कंधा हाथ मिलाए वो उनके साथ खड़े हैं। और इस फोटो के बाद अब अटकलों का बाजार गर्म है और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि हरभजन सिंह जल्द ही अब कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। और विवेक कपाही लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर पंकज कपाही इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अब क्योंकि फोटो तो शेयर कर दी गई है और ऐसे में अगर पंजाब कांग्रेस का हाथ थामते हैं हरभजन सिंह, तो क्या बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है? देखिए, जलंधर के रहने वाले हैं हरभजन सिंह और जिस तरह से एक्टिव हैं वो जलंधर से उनको टिकट भी जो है वो दी जा सकती है अगर कांग्रेस में आते हैं, और साथ साथ एक बड़ी मजबूती जो है वो कांग्रेस को मिलेगी। पिछले दिनों में हमने देखा था कि सिद्धू मूसेवाला जो एक प्रसिद्ध गायक हैं वो कांग्रेस में आए थे, उससे मालवा जोन जो है वो मजबूत होता है। और ऐसे में क्योंकि दोआबा के अधीन जो है वो जलंधर आता है, तो दोआबा में ताकत जो है वो कांग्रेस की बढ़ जाएगी। हालांकि अभी तक हरभजन सिंह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है, क्या ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या फिर कांग्रेस का हाथ जो है वो हरभजन सिंह थाम लेंगे। ये आज शाम तक तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी कुछ वर्करों के साथ कांग्रेस भवन में मीटिंग कर रहे हैं। तो मीटिंग के बाद उनसे भी पूछा जाएगा कि किस तरह से हरभजन सिंह को लेकर जो है वो बातचीत कांग्रेस में आने को लेकर आपकी हुई, जो आज की मीटिंग जो है रही है। बेशक, और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर हरभजन सिंह के साथ खुद सिद्धू मौजूद हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी हो सकता है आने वाले समय में हरभजन सिंह को यहां पर दी जा सके।
काफी अच्छा उनका करियर रहा है क्रिकेटर के तौर पर, और अब हो सकता है राजनीति में वो नई पारी खेलें। और सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सेमीकंडक्टर के उत्पादन से जुड़ी 86,000 करोड़ की योजना की मंजूरी दे दी गई है। योजना के तहत अगले 6 साल में इसके लिए सुविधाओं का विकास किया जाएगा। बैठक में रुपे, डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाने की भी योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसके लिए करीब 1300 करोड़ रुपए का फंड तय किया गया है। और यही नहीं, कैबिनेट की बैठक में 93,000 करोड़ की लखवार बांध परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड के 22 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा और यमुना नदी को भी नया जीवन मिलेगा। यानी कई सारी योजनाओं को यहां पर अब सहमति दी गई है। कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में सेमीकंडक्टर के उत्पादन से जुड़ी कई हजार परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो निर्णय लिया गया है, जो एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत की सोच को और मजबूत करता है, उस दिशा में ये निर्णय किया गया है कि भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के संपूर्ण इकोसिस्टम को स्थापित करने की एक बृहद एवं महत्वाकांक्षी योजना को अनुमोदित किया गया है। इस योजना के ऊपर लगभग 6 वर्षों में 76,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली निवासियों, इन सब की तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि 1976 से यमुना पर जो लखवार का बांध बनाए जाने की परियोजना की कल्पना की गई थी, वो आज 45 साल बाद में साकार होने के सिरे पर आई है। लखवार बांध परियोजना, जिससे न केवल इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता होगी, लखवार और रेणुका जी, इन दोनों बांधों के माध्यम से 13,88,000 हेक्टेयर नई जमीन जो है, उन खेतों को सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो आयोजित हुई, उसने इस 93,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है।